The broadcast is live. सो हेलो सलाम, मैं साक्षी समकालीन जनमत की जानिब से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस कविता पाठ में। और पहले तो सबसे माजरत कि हम देर हुए, कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप जानते हैं कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम कोशिशें लगातार कर रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि आप कविताएं सुनने के बाद जो ये थोड़ी सी देरी हुई है, आपको उसका मलाल नहीं रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे। और हमारे साथ आज जो हमारी मेहमान हैं, हमारी कवित्रियां, उसमें हमारी वरिष्ठ अनामिका जी, उनको किसी तारुफ जानते ही होंगे आप। बस एक छोटी सी बात अनामिका जी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं पेशे से टीचर हूँ। तो एक दफे मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो कविता पर आए हम, स्त्री कविता पर आए हम। तो स्त्री कविता में अब फिर अनामिका जी का नाम आया। तो वहां पर मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसकी आंखें लाइक बल्ब की तरह से खुश हो गया। अच्छा, अनामिका जी की कविता पढ़नी है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अनामिका जी का जो चार्म है वो उनकी कविताओं में दिखाई देता है, या उनकी कविताओं का चार्म उन पर दिखाई देता है, या दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी जब पहली बार अनामिका जी से मिली थी, तो मेरा वो जो स्टूडेंट था, कुछ उसकी जैसी दशा मेरी भी थी। मैं उनको सिर्फ देख रही थी बस। है। और उसके बाद हमारे साथ है पूनम जी। पूनम जी भी कविताओं के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने की जरूरत है। अगर कविता प्रेमी हैं लोग तो आप जानते ही होंगे। पूनम जी छत्तीसगढ़ से हैं और वहां पर रहने वाले आदिवासियों दलितवाद पर लगातार लिखती रह रही हैं। अनुपम जी, मतलब ये तीन लोग, अनुपम जी की कविताएं, अनुपम जी की कविताओं के बारे में अगर हम कहें तो बाकी चीजों का हम परिचय नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हमारे साथ जो भी हमारे गेस्ट हैं वो यहाँ पर कवि की बदौलत ही जाने जाएं, और कोई परिचय मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। तो अनुपम जी की कविताएं, खुशबू होती है इनकी कविताओं में, खुशबू गांव की, मिट्टी की। लेकिन ध्यान रहे कि वो खुशबू सिर्फ वो रोमांटिसिज्म वाली खुशबू नहीं होती है। वो कविताएं पढ़कर आपको समझ आएगी कि खुशबू कहाँ कहाँ से आती है। उसके बाद आज एक थोड़ा कुछ हुआ है। हुआ ये है कि यूं तो मैं इस कार्यक्रम की गेस्ट लिखी गई थी, लेकिन हमारी जो होस्ट है उमा, उमा की थोड़ी सी तबीयत आज नासाज है, तो इस वजह से उमा होस्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं खुद इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हूँ। तो अपने लिए क्या बताऊँ, मैं साक्षी हूँ, इस कार्यक्रम की साक्षी रहूंगी और खुश हूँ कि और हम सब लोग मिलकर साक्षी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इतने खूबसूरत लोगों के साथ हम यहाँ पर हैं। तो वक्त जाया नहीं करते, वैसे भी आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो शुरू करते हैं पूनम जी से। तो पूनम जी, आपको कविता जी के सामने सुनाएंगे। पूनम जी प्लीज। आप सभी को नमस्कार, और समकालीन जनमत के इस पेज पर मुझे आमंत्रित करने के लिए उमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं अनामिका बहन जी को सादर प्रणाम करती हूँ, और अनुपम जी नमस्ते, और साक्षी जी आपको भी नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ज्यादा बातें करते हुए मैं सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। तो शीर्षक है कविता का, ये लोग तय है जिनका जंगल में खो जाना। कविता का शीर्षक है, वे लोग तय है जिनका जंगल में खो जाना। उनके लोकगीतों में प्रेम बारिश की तरह बह जाता। उनकी रुचि सियाड़ी के पत्तों पर पान रोटी पकाने से ज्यादा घोड़ा का स्वाद चखने में है। जंगल की सूखी पत्तियों में आग लगाने के लिए माचिस का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी नसों में दारू की तरह दौड़ता है महुआ, बावजूद उसके। देर रात लौटती है जंगल में खो चुके पुरखाओं की आत्माएं, कुछ गिनते हुए जोड़ते घटाते वो भटक जाती हैं फिर से जंगल। जंगल के अंधेरे सच की ओर मर चुके कुनबे की गिनती का सच सुबह उतरता है बचे हुए कुनबे के चेहरे पर। वह थोड़ा और बासी हो जाते हैं। उनके हथियार अब पहले से कम है। उनके हथियार अब पहले से कम है। जंगल की गोद में नारों की गूंज बढ़ती है, ऐसे जैसे जिभा से पहले
निकलती है जानवर की आखिरी चीख। उनके झोला में भूख मिटाने के सामान के साथ शामिल होती है दिमाग को दुरुस्त करने की खुराक भी। उनकी हथेलियां देर तक नहीं थकती चाकू की मूठ थामे। रोटियां तोड़ने से पहले वे लोग हड्डियां तोड़ते हैं। उनकी बंदूक की गोली निशाना लगाए बिना लौट कर नहीं आती। उनकी पीठ सुरक्षा कवच है उनके लिए जिन्हें गणतंत्र दिवस के दिन दोनी भर बूंदी तक नसीब नहीं होती। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी भाषा के भीतर लिखा गया है विद्रोह का कहकरा, जिनकी उंगलियां हमेशा खड़ी रहती हैं किसी प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में। इसका दूसरा भाग है, जहां महिलाएं दोनों हाथों में हथियार उठाए झाड़ती हैं संविधान की पोथी पर पड़ी धूल, पूछती हैं भूख से बड़ी कोई विपदा का नाम। ट्रेन से कटकर मरी हुई आत्माएं कहाँ गई, दर्द का बोझ था उठा। रोटी की गोलाई नापते नापते जिनके पांव के छाले फूट पड़े वह लोग अस्पताल का पता नहीं जानते। हजारों मील दूर जिनके घरों में इंतजार की उम्मीद थामे बूढ़ी आंखें पथरा गई, उन आंखों का पानी कहाँ उड़ गया। ट्रकों के नीचे कुचले जिन अभागों की लाशों को अंतिम मुक्ति भी नसीब नहीं हुई, उनकी हत्या का मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ। 7 माह का पेट संभालते अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए एक माह की आह भरी पुकार को नकारने वाले ईश्वर के पास से लौटी हुई प्रार्थनाएं कहाँ अर्जित। 7 माह का पेट संभालते अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए एक माँ की आह भरी पुकार को नकारने वाले ईश्वर के पास से लौटी हुई प्रार्थनाएं कहाँ अर्जित। जमलों की मौत का तमाशा बनाने वाले सरकारी तंत्र से उकताए लोगों का जुलूस कहाँ गया। वह जितनी बार जंगल के सबसे ऊंचे टीले से दोहराते हैं, सुनो साहब, राजा मर गया लेकिन प्रजा की मौत अभी बाकी है। जंगल की सीमा पर हर बार एक सरकारी बयान चस्पा होता है कि जंगलवाद सबसे बड़ा खतरा है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। हर बार ऐसा उत्तर पाती एक सभ्यता घूरती है जंगल की देह हड्डियों से बनी आंखों से। उनकी आंखों में अब पानी नहीं उतरता, उनकी आंखों में अब पानी नहीं उतरता। दूसरी जो रचना है, नमक हमेशा नमकीन नहीं होता। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और उसकी पूर्व संध्या में हम ये कविता पाठ आयोजन कर रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या परिस्थितियां नहीं है हमारे यहाँ, तो नमक हमेशा नमकीन नहीं होता। नमक तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाला पदार्थ मात्र है। नमक तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाला पदार्थ मात्र है। तुम्हारे रसोई घर में इसकी भरमार होती है। मेरी देह पसीने की गंध में भी तुम्हें नमक का खारपन लगता है। मुझे चूम कर भी तुम बता सकते हो नमक का स्वाद। नमक तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना दाल चावल। ठीक इसके विपरीत हमारे लिए नमक उतना ही जरूरी है जितना जल, जंगल और जमीन। नमक हमारे लिए स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, नमक हमारे लिए स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक बहाना है तुम तक पहुंच पाने का। हमारे यहाँ नमक की खेती नहीं होती वरना उगा लेते। हमारे यहाँ नमक की खेती नहीं होती वरना उगा लेते बोरा भर नमक धान की तरह। नमक की लत ने हमें भी व्यवहार करना सिखा दिया। झोला भर टोरा, महुआ, अमचूर और चिरौंजी के बदले तुम्हारा एक सूली नमक स्वाद बदल कर रख देता है। तुम्हें नमक की कीमत का अंदाजा नहीं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में नमक ही नमक है, सस्ता और सुलभ। पर हमारी पहुंच से आज भी हजारों किलोमीटर दूर नमक की सोली भर नमक कमाने के लिए हमारे कंधे उठाते हैं कावड़ भर सपने।
खोदते हैं पताल भर गोदी अंधेरी पगडंडियों को पाटने के लिए, लगाते हैं मील का पत्थर अपनी आदिम सभ्यता छुपाने के लिए, ताकि खिसक सके 2-4 किलोमीटर सूरज की सीध में। बावजूद नमक का स्वाद हमेशा नमकीन नहीं होता, बावजूद नमक का स्वाद हमेशा नमकीन नहीं होता कि नमक का स्वाद कभी कभी पांव के छालों की टीस जितने कीमती और कभी कभी बंदूक की गोली से निकलने वाली बारूद की गंध जैसा तीखा, तो कभी कभी आंखों की पुतलियों पर दम तोड़ चुके उस सफेद ख्वाब से भी फीका होता है। नमक की आजादी के लिए लड़ी गई थी एक लड़ाई, नमक की आजादी के लिए लड़ी गई थी एक लड़ाई। सोचती हूँ चुपके से इनके कानों में किसी ऐसी ही लड़ाई के प्रारंभ का बिगुल ठोक दूं क्या, ताकि जान सके ये नमक का असली स्वाद, ताकि जान सके ये भी नमक का असली स्वाद। एक कविता है, मिथक नहीं जलतियां। आप सभी को पता है कि बस्तर में पर्यटन स्थलों की भरमार है और इसी सिलसिले में चित्रकूट जो हमारे यहाँ है वह बहुत बड़ा वाटरफॉल और बहुत खूबसूरत है। ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ इस चित्रकूट में जलपरियां पाई जाती हैं। तो मैंने जलपरियों के ऊपर ये कविता लिखी और उसकी तुलना किससे की है। मिथक नहीं है जलपरियां, कविता का शीर्षक है। जलपरियों ने नहीं छोड़ा इस विकट समय में भी चित्रकूट जलप्रपात का साथ, कि दिख जाती है जलपरियां दिन भर की दिहाड़ी के बाद, तेज धूप में झुलसी त्वचा पर खेत की गीली मिट्टी का लेप लगाती, एक ही बेड़ी से बंधे बालों का चिपका जाने के डर से, अपने खोसा के मुरझाए फूलों को पानी की तेज धार संग छिटक कर कहीं दूर भागती, घुटनों तक लिपटी उनकी लुगा की गांठ खुलकर जब फैल जाती है नदी में, तब नदी का दिल हल्दी में लिपटी मोटियारिन की तरह धड़कने लगता है। लुगा को इस तरह पटक पटक कर धोती है कि नदी की सारी मछलियां मदहोश हो उनकी लुगा से लिपट कर कोई उन्मादी गीत गुनगुनाने लगती हैं। इंद्रधनुष की छवियां भी तीर तक टकटकी लगाए निहारती हैं जलपरियों के इस अद्भुत सौंदर्य। कभी कभी लकड़ी के भारी गट्ठर यहीं कहीं किनारे पटक कर हाथों के छालों को अनदेखा कर छींद के पत्तों को चबा चबा अपने होठों को लाल कर नदी के पानी में वो निहारती लाल होठों को धीमे से भींचती गुदगुदाती हुई शर्माती हैं। शायद उस वक्त कोई मीठा सपना पल रहा होता है उनकी आंखों में। अक्सर दिख जाती है जलपरियां जाल फेंकती हुई, अक्सर दिख जाती हैं जलपरियां जाल फेंकती हुई, केकड़े का शिकार करती हुई, हाड़ी बर्तन धोती, खेतों की मेड़ों पर नाचती, पत्थरों पर मेही के ताजा पत्तों को पीसती या फिर आम के वृक्षों से लाल चींटियां इकट्ठा करती हुई, खोसा के लिए जंगल से पेड़ों की पत्तियां चुनती। जलपरियों का होना कोई मिथक बात नहीं है, जलपरियों का होना कोई मिथक बात नहीं है, ये सचमुच ही होती हैं जलपरियां। हिड़वे, आयती, पंकी, चुनकी, पायकी के पेड़ के रूप में। डोंगा चुडोगी आन दादरे, डोंगा चुडोगी आन दादरे गीत गुनगुनाती चित्रकूट जलप्रपात के पानी में। डोंगा चुडोगी आन दादरे गीत गुनगुनाती चित्रकूट जलप्रपात के बहते पानी में नृत्य करती जलपरियों को निहारते हुए सूरज का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है। सांझ होने से पहले मुट्ठी भर प्रेम लेकर अपने घरों की ओर भागती इन जलपरियों को देखना दुनिया की तमाम खूबसूरत घटनाओं में से। समय हो तो और एक रचना पढ़ी जा सकती है, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी प्लीज। हाँ अभी आप आराम से एक और पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर कविताएं हैं और बिल्कुल पढ़ें प्लीज। देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती, कविता का शीर्षक है देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। ये दरअसल हम जहाँ रहते हैं बस्तर दक्षिण बीजापुर में हमारा जो जिला है
वह तेलंगाना और महाराष्ट्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और इस तरफ महाराष्ट्र से हमारी इंद्रावती नदी हमको महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ को अलग करती है, और एक तरफ बिल्कुल तेलंगाना है। तो जी दरअसल होता ये है कि मिट्टी की खेती वहाँ बहुत ज्यादा होती है, और हमारे यहाँ के जो मजदूर वर्ग है रोजगार न मिलने की वजह से पलायन करते हैं, और ज्यादातर आय के लिए वो मिर्ची तोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं। तो उससे ये संबंधित है। तह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। हरियर मिर्च तोड़ते ऐसे तीखा हो जाता है उनकी देह का स्वाद, समझ से परे है उनके इस सवाल का जवाब। नहीं पता उन्हें प्योरी मिर्चों का दाम कि लाल पकी हुई मिर्च भी तोड़ लाती हैं अचार के नाम पर उनके मालिक के लिए मुंह का स्वाद बदलना भी चाहिए। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। धूप, बारिश, गर्मी सब कुछ सोखती उनकी देह बनाती है खुद को कुंदन की तरह चिकने डामर के नीचे छुपाकर बिछा आती है हाथों की लकीरों का दरदरापन। पाटती है दिन भर, पाटती है दिन भर तगाड़ी भर भर के सपने मील के पत्थर के नीचे। न जाने कैसे इनकी देह बदलने लगती है मील के पत्थरों में, जिनकी पीठ पर लिखा होता है देह के रास्ते होकर गुजरने वाली रोटी के चूल्हे की दूरी 0 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर जाने वाली औरतें लौट कर नहीं आती। गुस्से के गुबार को हवा में नहीं उड़ाती, बल्कि भद्रकाली के संगम पर खड़े होकर लेती हैं शपथ अपनी आजादी का। टंगिया की धार तेज करते सिरनी तरफ भरती है हुकार, काटती है गांव घर के नक्शे पर उगाए कटीली झाड़ियों के जंगल। अपनी ही माटी पर भूख से जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं। अपनी ही माटी पर भूख से जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं कि देह के साथ साथ अब इनकी आत्मा पर भी लाल सलाम का ठप्पा लग चुका है। घने जंगलों के बीच से आती है आवाजें, हमें रोटी दो, हमें पानी दो, हम भूखे हैं। जब तक हम भूखे नंगे रहेंगे तुम्हारा खून पीते रहेंगे। इंद्रावती नदी को इंतजार है उन औरतों के लौट आने का कि उनकी चिंता में सूख काटा हुई जा रही है नदी, कि उनकी चिंता में सूख कर काटा हुई जा रही है नदी किसी माँ। एक आखिरी कविता, लंबी कविता पढ़ देती हूँ मैं। साक्षी जी, अंतिम कविता लंबी एक की छोटी कुछ पढ़ बताइए समय। एक चलिए छोटी कविता पढ़ देती हूँ। हाँ पूनम जी थोड़ा सा टाइम, हाँ एक छोटी अभी स्पेस है उसका। कविता सही है, कविता का शीर्षक है सही है। जी। तुम्हारे शरीर से महुए की गंध आती है, तुम्हारा चेहरा किसी बर्फीली नदी सा सफेद हुआ जाता है। तोरा बीज छोड़ते हुए कठोर में जाते हैं तुम्हारे हाथ, तुम लुगा घुटनों तक बांधती हो। तुम्हारे पैरों के नीचे फूटने वाला कोयला तुम्हारी देह की गर्मी से आग हुआ जाता है। तुम्हारी फटी हुई एड़ियां सोख लेती है धरती का फैसला। तुम्हारा मन पुड़गा के जले हुए पत्ते पर झर कर बिखर जाता है यही कहीं खेत की मिट्टी में। विदा से पहले तुम भर लेती हो आंचल में मौसमी फलों के बीच। जीवन का सही अर्थ सिर्फ तुम्हें पता है, जीवन का सही अर्थ सिर्फ तुम्हें पता है। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा सरेल का पेड़ होना चाहती है ताकि किसी मोटियारी के गुदा में तुम देख सको संसार का सुख। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। साक्षी जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया पूनम जी। और ये अच्छी कविताएं दी। कुछ कविताओं में वाह कर पाने, मतलब शब्द नहीं होते ना, उनको वाह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप समझ सकती हैं। खैर, तो पूनम जी के बाद इतनी सुंदर कविताएं थी तो मैं कुछ बकबक करके
ख़राब नहीं करना चाहती उसके स्वाद को। और अगली जो हमारी कवित्री हैं अनुपम जी, तो अनुपम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कविताएं शुरू करें। अनुपम जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। और समकालीन जनमत का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बार दोबारा स्पेस पर आने का मौका दिया। पूर्व संध्या पर समकालीन जनमत के पेज से कविता पढ़ना अपने में एक बड़ा मायने रखता है, और वो भी 4 कवित्रियां जब बैठकर एक साथ कविताएं पढ़ रही हैं। मैं कविता शुरू करती हूँ। कविताओं के शीर्षक नहीं है अभी, ये बहुत नई कविताएं हैं, और बिना शीर्षक के मैं कविताएं नंबर से शुरू करती हूँ। पहली कविता शुरू करती हूँ। धरती पर हजार चीजें थी जो काली और खूबसूरत थी। धरती पर हजार चीजें थी जो काली और खूबसूरत थी, लेकिन उनके मुंह का स्वाद मेरा ही रंग देख बिगड़ता था। वे मुझे अपने दरवाजे से ऐसे पुकारते जैसे किसी बहुत उपेक्षित को पुकार रहे हैं। उनके हजार मुहावरे मुंह चिढ़ाते थे, जैसे काली करतूतें, काली दाल, काला दिल और काले कारनामे। उनके हजार मुहावरे मुंह चिढ़ाते थे, जैसे काली करतूतें, काली दाल, काला दिल और काले कारनामे। बिल्लियों के बहाने से दी गई गालियों को सुन मैं खुद को बिसूरती जाती थी और अकेले में छिपकर रोती थी। पहली बार जब मेरे प्रेम की खबरें उड़ी तो माँ उरहन लेकर गई। उन्होंने झिड़क दिया उसे कि मेरे बेटे को यही मिली है प्रेम करने के लिए। उन्होंने झिड़क दिया उसे कि मेरे बेटे को यही मिली है प्रेम करने के लिए। मुझे प्रेम में बदनाम होने से अधिक यह बात खल गई थी। उन्होंने कच्ची पेंसिलों सा तोड़ दिया मेरे प्रेम करने का आत्मविश्वास। मैंने मन्नतें उस चौखट पर मांगी जहां पहले से ही न्याय नहीं था। कई कई फिल्मों के दृश्य जिसमें फिल्माई गई थी काली लड़कियां सिर्फ मजाक बनाने के लिए, अभी भी आंख भर देख नहीं पाती। तस्वीर खिंचाती हूं तो बचपन की कोई बात अनमना कर जाती है, तो सोचती हूँ कितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं इस दृश्य से। काला कपड़ा तो जिद में पहनना शुरू किया था। हाथ जोड़ लेते पिता, बिटिया मत पहना करो काली कमीज। वैसे तो काजल और बिंदी यही 2 श्रृंगार प्रिय थे मुझे। अब लगता है कि काजल भी जिद का ही भरा था। उनको कई दफे यह कहते सुना कि काजल फबता नहीं है तुम पर। देवी देवताओं और सज्जनों ने मिलकर कई बार तोड़ा मुझे। देवी देवताओं और सज्जनों ने मिलकर कई बार तोड़ा मुझे। मैं थी उस टूटे पत्ते की तरह जिससे जड़ें फूटती। मैं थी उस टूटे पत्ते की तरह जिससे जड़ें फूटती हैं। तो ये पहली कविता थी दोस्तों। दूसरी कविता जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है वे गरीब चंद की बेटियां। हालांकि इस कविता को मैं 2-1 बार पढ़ भी चुकी हूँ, फिर भी आपके सामने पढ़ती हूँ। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वे जानती हैं अपनी जिंदगी के विषम मौसम। इसलिए जब रात सब सो जाते हैं वे पकाती हैं अपनी मिट्टी। वे बरसात आने से पहले अपना ईंधन जमा करती हैं। वे खेत जाने से पहले आंखों में महीन काजल भरती हैं। भौए में हंसियां रखते रखते मुंह में दबा लेती हैं एक बीरा पान। उनके हंसी में जितनी खनक होती है उनके हंसिए में उतनी ही धार। उनके हंसी में जितनी खनक होती है उनके हंसिए में उतनी ही धार। उनके दाल में जितना नमक होता है उनके प्रेम में उतनी ही वफा। वे तरल चेहरे वाली लड़कियां लहरों पर पांव धर चल रही हैं। वे तरल चेहरे वाली लड़कियां लहरों पर पांव धर चल रही हैं। वे बरगद की उम्र और जंगल का हरापन लेकर मिट्टी के कटाव को जकड़े रखती हैं।
वे पेड़ों से मिलाती हैं नदियों की जड़ें, वे सिरसती हैं भाप को, वे सिरसती हैं बादल को, वे सिरसती हैं पानी को, वे सिरसती हैं आग, मिट्टी और ताप को। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनके टोके में है पुरखों के सिखावन, उनके पास ही इस युद्ध की कला है। उनके टोके में है पुरखों के सिखावन, उनके पास ही इस युद्ध की कला है। मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ, मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ। तो दोस्तों, ये दूसरी कविता थी। कवियों के लिए अपनी ही कविताएं सुनना काफी संकट भरा काम होता है, फिर भी सुनना तो पड़ता ही है। तीसरी कविता मैं जो यहाँ पढ़ रही हूँ, उसका शीर्षक है वन्या। मेरे देह की तरलता और लौकिक कामनाएं दिशा दिखा रही थी। मेरे देह की तरलता और लौकिक कामनाएं दिशा दिखा रही थी। कामनाओं की जड़ें कोसों तक फैली थी जंगल में। अपनी गहन सुगंध से माया रस्सी जिद कर रही थी भीतर उतरने को। संभोग की उद्दाम कामना के बाद भी मेरी आंखों में रुपहली लज्जा थी और देह किसी अंतर प्रवाही विद्युत के समान झंकृत हो रही थी। जंगल की हजार अतृप्त कहानियां धड़क रही थी अकेले इस हृदय में। जंगल की बेतरतीब जड़ों के बीच हमने अपना आसन जमाया। औनत हो खड़ी हो गई मुद्राएं। सृष्टि देखने के उल्लास में खिल गए थे आकाश के रोम छिद्र, भरभरा कर निकल गए थे तारागण। देह की घुमावदार नदी बह रही थी। चांद सिरहाने का तकिया बनने उतर आया था जंगल की जड़ों में। नदी और चांद की आभा में डूब गई थी प्रत्यंचा सी तनी मेरी देह। खिल उठी थी जंगली फूल की तरह। उस सांझ मैंने जड़ों में छुपा पाया बसंत। उस सांझ मैंने जड़ों में छुपा पाया बसंत। बसंत बीतता नहीं, जाकर छुप जाता है जड़ों में, जिसे खोजती है एक औरत की जंगली देह, जंगली औरत की देह। उस सांझ जंगल से एक एक निकल आई थी सभी ऋतुएं और समा गई थी मेरी देह में। वह एक आकाशोन्मुखी सांस थी, न देह पर पर्दा था न सांस पर। आकाश को सीधे भेद रही थी मेरी तो आंखें। जंगल का कोलाहल मेरी स्वर लहरियों पर संगीत सा बज रहा था। मेरे संभोग की चमक से पराजित एक भिक्षु अपना डंक उठाए गुजर गया था मेरी नाव प्रदेश से। आंखों में उजास लिए जंगल में उतर रही थी रात, शीतल करने मेरी देह। जंगल में उतरी आकाश गंगाएं, फिर दुग्ध मेखलाएं। जंगल में उतरी आकाश गंगाएं, फिर दुग्ध मेखलाएं। मेरी तन्मयता ने तोड़ दिए थे करार के सारे नियम। मेरी तन्मयता ने तोड़ दिए थे करार के सारे नियम। बस देह थी, जंगल था, सांझ थी। बस देह थी, जंगल था, सांस थी। ये थी तीसरी कविता। चौथी कविता वे औरतें थी, छोटी कविता है। जंगल जितनी ही उत्सव धर्मी थी वे औरतें। जंगल जितनी ही उत्सव धर्मी थी वे औरतें। हर मौसम में खिला करती थी पीले कनेर सी। हरे धान की तरह खेतों के बीच लहराती थी उनकी चटक हरे रंग की साड़ी। वे जिस बीज को छू देती उसके हजार कल्ले फूटते। वे जिस बीज को छू देती उसके हजार कल्ले फूटते। वे औरतें थीं, खूंटे से बंधी गाय न थी। वे औरतें थीं, खूंटे से बंधी गाय न थीं। अपने कठिन श्रम से सूरज को पिघला अजूरियों से उलीच देती थी। वे सिवाय धरती को छोड़ किसी के लिए नहीं झुकी। वे सिवाय धरती को छोड़ किसी के लिए नहीं झुकी। वे पान के पीक को ठीक ठाकुर के कलेजे पर फेंकती थी। वे पान के पीक को ठीक ठाकुर के कलेजे पर थूकती थी। ये छोटी कविता थी। एक अंतिम कविता पढ़ रही हूँ। मुझे माफ करना मेरे दोस्त।
मुझे माफ करना मेरे दोस्त, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी मैं और हर बात पर मेरी विस्मित हंसी, उन दिनों में किसी और के प्रेम में थी। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी मैं और हर बात पर मेरी विस्मित हंसी, उन दिनों में किसी और के प्रेम में थी। तुम अपनी सारी मुलायमियत अंगुलियों में भर छू रहे थे मुझे। तुम अव्वल प्रेमी थे। तुम्हारी आंखों में शावक सी कोमलता थी, फिर भी मैं भाग रही थी तितलियों के पीछे। बस ओस से भीगे उनके पंख और मेरी पलकें थीं, पराग से सनी हुई सुगंधित पलकें। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं उस रात नहीं थी तुम्हारे साथ जब बिलगा दिया था तुम्हारा हाथ अपनी पीठ से, करवट बदल कहा था कि आज जी ठीक नहीं। मैं बना रही थी एक नाव आकाश गंगा में उतरने के लिए। मैं बना रही थी एक नाव आकाश गंगा में उतरने के लिए। बेरा का फूल ब्रह्मकमल सा गूंथ रही थी बैठ ब्रह्मपुत्र के किनारे। बेरा का फूल ब्रह्मकमल सा गूंथ रही थी बैठ ब्रह्मपुत्र के किनारे। मैं खिला रही थी अपने बतखों को चारा। मछलियां मेरे पास बैठ सुना रही थी जल निवासिनी होने के किस्से। मछलियों की कहन बड़ी मीठी और दुख भरी है। मछलियों की कहन बड़ी मीठी और दुख भरी है, तुम्हें सुनना कभी उन्हें। मैं मेढकों का संभोग देख अचानक मुड़ी थी तुम्हारी ओर। मैं मेढकों का संभोग देख अचानक मुड़ी थी तुम्हारी ओर कि जलमुर्गियों का तैरना और उस तरह डूब जाना मुझे प्रिय लगा। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, उस रात किसी बात का जवाब नहीं दे पाई, नहीं बता पाई तुम्हें कि कोई आंख, कोई चेहरा, किसी की बाजूबंद वाली बाहें अपनी अपनी पूरी कोमलता और कठोरता में घेरे हुए है मुझे, कि आज रात डूबना चाहती हूँ बस उसी के हृदय में। समझना सहेजना चाहती हूँ उसी का रहस्य, उसी की निधि। मुझे माफ करना मेरे दोस्त कि तुम्हें बिस्तर पर अकेला छोड़ भीतर का दरवाजा खोल उतर गई थी फिसलन भरी सीढ़ियां, कि एक बार मिल सकूं उसे एकांत में। उन दिनों वह मेरी बंद आंखों से झांकता था, जैसे बंद दरवाजे से झांकता है कोई ढीठ बच्चा। उन दिनों वह मेरी बंद आंखों से झांकता था, जैसे बंद दरवाजे से झांकता है कोई ढीठ बच्चा। उसकी छोटी छोटी भेंट मुलाकातों के बाद मेरी अंगुलियां अधिक अपनापे से फिरी तुम्हारे बालों में। उसकी छोटी छोटी भेंट मुलाकातों के बाद मेरी अंगुलियां अधिक अपनापे से फिरी तुम्हारे बालों में। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, उस दिन सिर्फ तुम्हारे लिए उल्टे पांव लौट आई थी मैं। उस दिन सिर्फ तुम्हारे लिए उल्टे पांव लौट आई थी मैं। तुम्हें नवजात सा गोद में भर कराया था स्तनपान। वह रात सिर्फ तुम्हारे लिए थी, तुम्हें अपनी देह से अलगा नहीं पाई थी सवेरा होने तक। लेकिन मुझे माफ करना मेरे दोस्त, शायद तुम्हारे साथ भी घटित हुआ हो संयोग ऐसा। शायद तुम्हारे साथ भी घटित हुआ हो संयोग ऐसा कि मेरे बालों से मेरी नाक तक अंगुलियां फिराते फिराते याद करने लगे हो बिछड़ गई प्रेमिका को, जिसकी गहरी रात सी काली आंखें और चांद सी सफेद पुतरियां तुम्हें प्रिय थी, जिसके बाल बरगद की जड़ों की तरह नीचे की ओर अधिक बढ़ते गए थे, जिसके गर्दन की रोमावलियां तुम्हें हर बात के लिए उकसाती थी। जीवन में हो सकते हैं कुछ छिपे हुए राज और रहस्य। जीवन में हो सकते हैं कुछ छिपे हुए राज और रहस्य। कविता सारे रहस्यों को खोल देती है कि तुम्हारे अचानक गुदगुदी करने पर हंसने के बजाय रोने लगी थी जिस दिन, कि तुम्हारे अचानक गुदगुदी करने पर
हंसने के बजाय रोने लगी थी जिस दिन, उस दिन मैं किसी और के प्रेम में थी और तुम बेकसूर होकर भी अचंभित थे। कि उस दिन मैं किसी और के प्रेम में थी और तुम बेकसूर होकर भी अचंभित थे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि मुझे अपना पाठ यहीं समाप्त करना चाहिए। साक्षी का बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। अभी आप चाहें तो पढ़ सकती हैं एक आध और। नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि अब हाँ, अपने सबसे यूतर साथी साक्षी को इस काव्य मंच पर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि साक्षी कविताएं लिखती हैं और इस कार्यक्रम में खुद साक्षी एक कवित्री के बतौर भी शामिल है। अलग बात है कि वो इस कार्यक्रम की होस्ट भी है आज। तो मैं जनमत समकालीन जनमत की तरफ से साक्षी से अनुरोध करती हूँ कि आज हमारे बीच वो अपनी कविताएं सुनाए। साक्षी, ये मंच आपके लिए। शुक्रिया अनुपम जी। ये इसे इसे फायदा उठाना कहते हैं कि अपने घर में अगर मिठाई वाले की दुकान हो तो मिठाई वाले को तो खाने को मिठाई मिल ही जाती है। तो मुझे भी खाने को मिल गई मिठाई, लेकिन थोड़े गलत समय पर मिली है। इस वक्त अनुपम जी की कविताएं, मतलब होता नहीं कि आप किसी गहरे समंदर में गोते लगा रहे हो, उसके बाद अचानक से आपने श्रोताओं को कहा है कि अब लो लोटा भर पानी में डूबो तिराओ। कोई बात नहीं, अब और पहले ही खराब वराब लगे तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती मैं। सुन ही लीजिएगा। चले तो स्टार्ट करती हूँ मैं। शुक्रिया सभी को। कविता का शीर्षक है अचार। और पहले के जो दोस्त जानते हैं मुझे, उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते उनके लिए नहीं होगी। तो घर से लाए अचार का डिब्बा, शीर्षक है कविता का अचार। घर से लाए अचार का डिब्बा खोलते ही महक उठती है माँ। याद आती है मिर्च मसालों से जलती हुई उसकी हथेलियां। याद आता है घर का आंगन, आंगन में फुदकती हुई गौरैया, जेठ की दोपहरिया और आम का बगीचा। 5 पर 1 आम मिलने के लालच में भोर से गोधूली तक बगीचे की रखवाली करता कहार का बेटा याद आता है। 5 पर 1 आम मिलने की लालच में भोर से गोधूली तक बगीचे की रखवाली करता कहार का बेटा याद आता है। और याद आता है 5 पर 1 आम मिलने के मोह में आम तोड़ने फुनगी तक चला जाता पन्ना कोल। याद आता है कि कैसे रखवारी तुड़ाई जैसे ज्यादा मेहनत और कम मजूरी वाले सब काम छोटी जातियों के लोग किया करते हैं और बदले में पाते हैं 5 पर 1 आम। 5 पर 1 आम का मतलब है कि मालिक जिसका बगीचा है 5 आम वो लेगा तो 1 आम मिलेगा जो रखवाली कर रहा है या जो आम तोड़ रहा है। तो बदले में पाता है 5 पर 1 आम, और वो भी कैसा, कटहिला दगहा आम जो खराब हो चुका है। फिर शायद कहार की माई और पन्ना बहू भी बनाती होंगी अचार जैसे मेरी माँ बनाती है। जलती होंगी उनकी भी हथेलियां, लेकिन उनकी सिर्फ हथेलियां नहीं जलती होंगी, जलता होगा उनका मन भी, और मन दगा हो जाता होगा देखकर कटहले दगहे आम। ये पहली थी और खत्म भी हुई। दूसरी कविता है, अभी एक्चुअली कविता बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मुझे लगता है थोड़ी रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्योंकि अभी एक फैसला आया है तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात लगे हाथ कह लेनी चाहिए। हिस्सा, शीर्षक है हिस्सा। बचपन में खाने की चीजों में बराबर हिस्सा मांगती तो मां डांट देती थी कि तुम्हें अपने भाइयों से ही जलन है। मैं चुप हो जाती। घर के छोटे मोटे कामों में भाइयों को हिस्सा बटाने कहती तो मां डांटती, तुम्हें नहीं करना, छोड़कर हटो। मैं फिर चुप हो जाती। मैं सोचती मेरी मां कितनी बुरी है, मगर असल बात और थी। मेरी मां बुरी नहीं थी, मेरी मां हक की मारी थी। वो जानती ही कहां थी हिस्सा या हक। मेरे कुनबे की तमाम माएं ऐसी ही हैं, मगर मेरा मुआ मन एक ढीठ। 1000 फटकारों के बाद भी सवाल पर सवाल। घी, दूध, खीर, सब्जी भाई ज्यादा क्यों खाता है? बासी रोटियां सिर्फ मैं और मां ही क्यों खाते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भाई ही क्यों पढ़ा? रसोई के काम में मैं हाथ बटाऊं, भाई क्यों नहीं? खाना बनाना, घर साफ करना मुझे ही क्यों आते हैं? गाड़ी चलाना भाई को क्यों आता है, मुझे क्यों नहीं आता?
माँ भाइयों के लिए दसियों व्रत करती है, दर्जनों दिए जलाती है, मेरे लिए एक क्यों नहीं जला देती? और भी तमाम ऐसे ही सवाल। जैसे जैसे तालीम बढ़ी, मेरे सवाल बढ़ते गए, ढिठाई बढ़ती गई। अब फटकार सुनने पर चुप नहीं होती, और तेज चीखती हूं और लड़ती हूं। पहले रो रो कर थक जाती, तब लड़ा करती थी। अब लड़ लड़ कर थक जाती हूं तो किसी कोने में रो लेती हूं, मगर लड़ती हूं। सब परेशान है मुझसे और मेरे लिए। इतना लड़ती है, किस घर जाएगी, कैसे घर बसाएगी? मैं कहती हूं उपाय है, मेरा हक, मेरा हिस्सा। मगर मेरे मुंह से हिस्सा निकलते ही सबको लगता है लो फिर लड़ने लग गई। ये दूसरी कविता थी। और तीसरी कविता है बोनसाई। शीर्षक है बोनसाई। आप जानते होंगे बोनसाई एक पौधे लगाने की एक शैली है। पौधे क्या, वृक्षों को पौधों में कन्वर्ट कर देने की एक शैली है। तो नैसर्गिक वृद्धि विकास बाधित कर, नष्ट कर वास्तविक स्वरूप और योग्यताएं, वृक्षों को बौना करने की तकनीक है बोनसाई। जंगल बगीचों से हटा मनचाहा आकार दे, जंगल बगीचों से हटा मनचाहा आकार दे, घर में सजा लेने की युक्ति है बोनसाई। बोनसाई तुमसे बहुत अपनापा सा है, देखो ना तुम्हारा नाम भी स्त्री जैसा और दशा भी। रची जाती हूं मैं भी कुछ कुछ यूं ही, नैसर्गिक वृद्धि विकास बाधित कर, वास्तविक योग्यताएं नष्ट कर, शरीर के एक एक इंच की नाप तय कर। मसलन बाल काले और चेहरा सफेद, गर्दन लंबी और स्तन गोल, कमर पतली और नितंब भारी। उम्र गुजर जाती है सारी हमारी सही नाप की स्त्री बनने और बने रहने में। बोनसाई हमें भी मिलता है एक गमला सीमित मिट्टी, और छांटी जाती है हमारी भी जड़ें वक्त वक्त पर। फिर उस गमले, उस मिट्टी में बढ़कर जो सबसे सही नाप की स्त्री निकलती है, वही होती है बाजार में सबसे लाभदायक माल। खत्म दूसरा भी। और मेरी छोटी छोटी कविताएं जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है, तो मुझे पढ़ने का ज्यादा मौका मिल जा रहा है, ये अच्छा है। और एक और कविता है माटी। शीर्षक माटी है। सौंधी सी गंध जो आती है गांव की माटी से, वो सिर्फ माटी की गंध नहीं है। सौंधी सी गंध जो आती है गांव की माटी से, वो सिर्फ माटी की गंध नहीं है। उस माटी में दफन है हजारों स्त्रियों के भ्रूण, अबोध बच्चियों के शरीर, कई नवयौवना वधुएं, उल्टाएं, डायने, दुष्चरित्र औरतें। उस सौंधी गंध में शामिल है इन दफनाई गई स्त्रियों की गंध भी, जो मारी गई थी बेमौत और बेवक्त। अब वो मरी हुई स्त्रियां महका करती हैं खेतों, खलिहानों, चूल्हों में अपनी हत्या की गवाहियां देती हुई, जिन गवाहियों को सब सुनते तो हैं मगर सुनता कोई नहीं। और आज सब बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हैं हम, तो कविता तो क्या ही है, बस दरअसल मेरी कविताएं नहीं होती, मेरी बात होती है। मैं बात में मतलब अपनी बात को कविता को एक हथियार बना लेती हूँ अपनी बात कहने का, जिससे कहीं झगड़ा वगड़ा ना हो। घर पे ऐसे सीधे बोलोगी तो डांट पड़ जाती है, तो कविता लिख लो तो अच्छा साधन होता है। उसी तरह से एक फिर डांट खाने से बचने का तरीका एक और कविता है देशद्रोही। आज भारत माता की जय बोलते हुए कविता पढ़ रही हूँ। असम देशद्रोही, कश्मीर देशद्रोही, असम देशद्रोही, कश्मीर देशद्रोही, वाम देशद्रोही, सरेआम देशद्रोही। फूले अंबेडकर, बिरसा देशद्रोही, बिस्मिल हमीद, अशफाक देशद्रोही। फूले अंबेडकर, बिरसा देशद्रोही, बिस्मिल हमीद, अशफाक देशद्रोही। दलित, स्त्री, मुसलमान देशद्रोही, लेखक, कवि, पाठक देशद्रोही, छात्र देशद्रोही, मास्टर देशद्रोही, डॉक्टर भी देशद्रोही। एएमयू जामिया, जेएनयू देशद्रोही, रोहित सफूरा, नजीब देशद्रोही। एएमयू जामिया, जेएनयू देशद्रोही, रोहित सफूरा, नजीब देशद्रोही। सारा देश ही कम वक्त अजीब देशद्रोही। तो देशभक्त कौन? अब
देशभक्त कौन? आगे आप खुद समझ ले देशभक्त कौन। मैं बताऊंगी तो भाई होगा कि बोलो तो बोलेंगे तो बोलते हो कि बोलता है। तो मुझे लगता है संतरे नहीं खाने चाहिए इंसान को। देशभक्त हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए है। तो चलिए मेरी कविता यहाँ पर समाप्त हुई। बस इतना ही पढ़ना था मुझे। और आपका मंच, मेरा मंच वापस, मेरी कुर्सी छीन ली गई चाहती थी, हूँ। तो मैं अपनी कुर्सी वापस लेती हूँ। कविताओं से ज्यादा महत्व कुर्सी का है, तो मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए अगली हमारी अनामिका जी को इनवाइट करेंगे, जिनका सभी बहुत तेज इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं आप अनामिका जी लोगों को बहुत, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी कविताओं के लिए। आप सबका देख रही थी मैं, और मुझे संतोष हो रहा था कि नीति शास्त्र से लेके सौंदर्य शास्त्र और यौनिकता और दैहिकता और दुनिया की जितनी भी तरह की चीजें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ नजर जा सकती है, उसको नए ढंग से स्त्री कविता कैसे परिभाषित कर रही है, ये मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है। और हल्के हल्के बड़े अनौपचारिक ढंग से हंसते हंसते दुनिया की सारी बातें, सारी तरह की मतलब दुनिया का फलक भी बड़ा हुआ है कविता की दुनिया का, और उस दृष्टि भी अलग अलग तरह से महीन हुई है। आप सबको बहुत धन्यवाद। पहली कविता है राबिया अनवर। आदाब, मैं राबिया अनवर। मुझको पहचाना नहीं क्या सर? क्या इतना बदल गया है मेरा चेहरा? गौर से देखिए जरा, इस चेहरे पर छपा है आपकी ही दुनिया का नक्शा। तेजाब फेंका गया मेरे मुंह पर दंगे में पिछले बरस, लेकिन मैं ठीक ठाक हूं, मेरा काम चल रहा है। मैं अच्छी दर्जिन हूं, फटने नहीं देती कपड़ों की छाती। चाक गिरेपा सिलाना है तो आए, हाथ साफ है मेरा, वैसे तो किरदार भी साफ है, लेकिन उड़ती ही रहती हैं अफवाहें मेरे विषय में, इधर उधर उड़ती हुई कतरनों जैसी रंगीन अफवाहें। मैं उनकी मैं उनको यूं ही बुहार कर एक थैली में जमा करती जाती हूँ। अक्सर तो उनकी लग जाती है चिप्पी, कभी कभी फूलदार पैचवर्क ओढ़नी बनाती हूँ इन कतरनों की। जो बातें मुझको चुभ जाती हैं, मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने टाके हैं फूल सभी धरती पर, हरे भरे सारे नजारे, आसमान के ये सितारे मुझसे ही टकवाए थे उस खुदा ने। मेरा पुराना मेहरबान है वो खुदा, सच पूछिए तो है मेरा इकलौता आशिक वही। बाकी तो सब बाल बुतरू हैं, मैं उनकी चिल्लपों कान नहीं धरती, रहती हूँ मस्त और किसी से नहीं डरती। दूसरी कविता का शीर्षक है कुरुलिया पाखी। चे गोवेरा के समय जैसे होते थे गुरिल्ला प्रतिघात, देर रात तक नए कवि रात 2-2:30 बजे करते हैं हवाई फायर अच्छी कविताओं से व्हाट्सएप पर। देर रात चू 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 करता है मोबाइल, तो याद आते हैं वही कुरुलिया पाखी। 12वीं 14वीं सदी की रासो कथाओं में बेचारी विरहणियों को तोस भरोस दिया करते थे, जो एक साथ चू 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 करते हुए के लोग खत्म हो गई। झमाझम बरसती हुई रात काली, खुल जाएंगे जल्द ही रास्ते, आ जाएंगे आने वाले।
आई नहीं आई, उम्मीद तो होगी आने की, वो ही उम्मीद जो देश दुनिया की आंखों से मेरी इस छलनी छलनी छटपट छाती तक जगाती है अजब तरह की एक विरह वेदना। कहाँ गया, गया कहाँ वह सुंदर सपना जो देखा था हमने मिलजुल के। नए कवि और कार्यकर्ता पुराने भूमिगत पार्टियों के गाते हैं एक साथ कोरस में, ये रास्ते खुल जाएंगे, बादल छट जाएंगे, साथ ही हम साथ हैं अभी। एक कविता है जिसका शीर्षक मुक्ति है। एक पत्थर का अकेलापन फाक कर सिहरती है घास और उसे ढक लेना चाहती है अपने आंचल में। अपना घोड़ा वक्त यहीं बांधता होगा, दरिया में हाथ पांव धोता हुआ सोचता होगा कि क्या बच गया क्या रहा। वैसे तो इतना गया गुजरा कोई नहीं होता कि पूरा गुजर जाए। गुजर बसर की आहट गुजरे में है, कोने अतड़ों में कहीं छुपकर गुजर बसर कर लेती हैं चीजें वक्त की खदेड़ी हुई, जैसे कि कच्ची कॉलोनियों में लोग बाग। खुद को तसल्ली सी देते हुए मैंने जब रात से कहा, एक बीते हुए रिश्ते और एक बीती हुई रात में अधिक फर्क होना तो नहीं चाहिए। वह एक बेचैन करवट को आश्वस्त सी थपकियां देती बोल पड़ी, बीतना रीतना नहीं है, और अगर हो भी तो तुम इस होने में प्रवेश करो। जैसे कि कोई गरीब आदमी और धकेल दी गई औरत अपने वजूद की कुंडी खटकाते हुए स्वाभिमान में करते हैं प्रवेश। स्वाभिमान में और दूसरे ढहे हुए घर में अधिक फर्क होना तो नहीं चाहिए, मैंने खंडहर से कहा। वह अपनी खसी आवाज में बोला, होने नहीं होने का फासला पाटती थी जो दो शहतीरें, कल आंधी पानी में चटक गई वे भी। बहना था सो बह गया, बस इसके आगे अब यह नहीं पूछना बहने और रहने में क्या फर्क है बाबा। फर्क का तर्क यही गर्व करो और जो भी हो रहा है वो देखो, खूब गौर से देखो, उसके होने में प्रवेश करो। आंखें कम कम देखती हैं, इधर उधर उड़ती फिरती हैं, तभी बन जाती हैं टिटहरी। आंखों से आंखपन चला जाता है, जीवन से बांकपन चला जाता है। कान कम कम अकानते हैं कभी तभी, और कम कम जानते हैं सभी। बीतने का ठठना, बहने का रहना, रहने का सहना, सच पूछो तो है सच्चा गोइया। हार जीत, दुख सुख और प्रेम घृणा, दुनिया की सारी विपरीत स्थितियां दरअसल होती है पक्की सहेलियां बचपन में बिछड़ी हुई। सपनों में देती हैं आवाज एक दूसरे को, और एक दिन ऐसा आता है हाहा कर गले मिलती हैं दोनों अपने ही भीतर, जैसे कि दुख सुख और संध्या प्रभाती। जहां वे मिलती हैं गले, वहीं से शुरू होती है यात्रा मुक्ति की। एक कविता है रूसी औरतें। हमारी अनामिका जी, अनामिका जी, आप जी। थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए, कैमरा थोड़ा नीचे करिए, आपका चेहरा थोड़ा और अच्छे से दिखता तो अच्छा लगता।
कुछ स्ट्रक जैसा हो गया ये तो। वो शायद शायद कुछ टेक्निकल इशू आया, क्योंकि कैमरा नीचे करना कहने पर तो ऐसा रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन हम अनामिका जी अपनी अगली कविता सुनाने वाली है, हम तब तक एक आध मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं। और केकेदा और मुकेश, आप दोनों से माफ़ी मैं एक्चुअली 2 जगह देख रही थी, तो यानी कि जहाँ पर कॉपी में कविता थी वो, और उसके बाद फिर सामने, तो मैं उस वक्त कमेंट नहीं देख पाई। और जब मैंने बस बोल दिया उसके बाद मुझे आप दोनों के कमेंट्स दिखाई दिए। और दूसरी चीज़ की, हाँ बस इसीलिए नहीं पढ़ा उसको, वो थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पर उसको पढ़ने के लिए रखा नहीं था उस कविता को। तो खैर वो कनेक्टेड है गीतेश सर ऑलरेडी। मैं एक बार मैं देखती हूँ कॉल करके, शायद कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी चेक। सर बस एक आध मिनट इंतज़ार करेंगे। माजरत, कोशिश कर रहे हैं हम। ओह, अनामिका जी का इधर से डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, वो शायद उधर से उनका फिर आएगा, तो देखते हैं। तब तक अनुपम जी एक आध कविता आप सुना दें जब तक अनामिका जी आ रही हैं। मुझे लगता है पूनम जी से कहना चाहिए। पूनम जी, आपकी एक कविता रह गई थी। हाँ, अनामिका जी बस आ रही हैं कुछ मिनटों में, तो तब तक पूनम जी आपकी एक कविता रह गई थी, प्लीज आप उसे ही सुना दें। हाँ, केकेदा कर लिया है। उमा बात कर रही है उनसे, वो वापस आ रही है, कनेक्शन ही था। पूनम जी, ओहो, पूनम जी की तरफ से माइक, आवाज आ रही पूनम जी आपको? सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर प्लीज आप सुनाए। चलिए एक छोटी हाँ, कविता मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी जी। बस्तर एक हुआ इतिहास कविता का शीर्षक है। नहीं बचा रहेगा ऐसा कुछ भी आने वाले समय में, कि इतिहास बताएगा बस्तर का सच, कि अभी जहां जिस मिट्टी पर तुम्हारे महंगे जूतों की थाप है, वहां से लेकर उस रेतीली नदी के बीचों खोदे हुए हैं हजार हजार कुएं। तुम्हारे महंगे जूतों की थाप है, वहां से लेकर उस रेतीली नदी के बीचों बीच खुदे हुए हैं हजारों हजार कुएं। खोदोगे अगर खुदा उठाकर, तो अब भी रेतीली नदी के भीतर उबलती खून की हांडियां मिलेगी। यहाँ जहां खड़ी है आज तुम्हारी चमकती गाड़ी, वही उसके पहिए के नीचे दफन है एक दूल्हे की शेरवानी, बहन की रेशमी राखी, माँ के हाथों की बनी गुदड़ी, और हाँ गौर और हाँ, अगर तौल सको
तो तौर तकरीबा कई किलो सिंदूर की डिबिया भी होगी। एक सुनहरे बालों वाली मैकमेली सी गुड़िया की कहानी भी दम तोड़ चुकी होगी। अरे हाँ, यही नीचे अरे हाँ, यही नीचे तुम्हारे आलिशान बंगले के आसपास खूब सारे संवेदनाओं ने आत्महत्या कर ली थी। पूरा भाग और आंकड़ों का खेल भी गजब का था। 30, 40, 100, 1000 और फिर पता नहीं कितने। तुम्हें भी शायद ही याद हो, तुम्हें भी शायद ही याद हो, वैसे भी खून का तिलक करने और देश पर मरने वाले, वैसे भी खून का तिलक करने और देश पर मरने वाले इतिहास बनकर रह जाते हैं। और इतिहास इतिहास आज के समय का सबसे उबाऊ विषय है। शुक्रिया। अनुपम जी, तब तक आप एक आध कविता पढ़ दीजिए। अनामिका जी आ रही है जब तक। साक्षी जी। अनुपम जी, अनुपम जी 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 तब तक एक्चुअली इसे डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बस आ रही है तो डिवाइस पूनम अनुपम जी तब तक एक आप और सुना दें। अनामिका जी बस कोशिश कर रही है लगातार ऐड करने की, एक्चुअली वो भी थोड़ा इसके साथ थोड़ा सा कंफ्रेंट इस वजह से हो रही है। साक्षी, हम आपको सुनना चाहते हैं तो अनुपम आप जी एक बातें कविता सुना सुना दीजिए साक्षी, सुना। अरे नहीं ऐसा नहीं करते, ये पहले आप टाइम मत जाया करें। मेरे पास कॉल आ रही है उमा जी की, शायद अनामिका जी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अनुपम जी प्लीज कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया। हम सब अनामिका को सुनना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण अनामिका जी को अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक छोटी सी कविता आपके लिए। इच्छाओं के फूल। सफेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। सफेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। मेरे कवि की हजार कल्पनाओं के बाद भी मेरे स्त्री की कुछ ठोस इच्छाएं हैं। मेरे कवि की हजार कल्पनाओं के बाद भी मेरे स्त्री की कुछ ठोस इच्छाएं हैं। नित आकाश में विचरण के बाद भी उसे चाहिए जमीन पर एक कच्चा घर। नित आकाश में विचरण के बाद भी उसे चाहिए जमीन पर एक कच्चा घर। मछलियों सी बेबाक तैराकी के बाद भी तपती रेत पर चलने का रोमांचक क्षण। अपनी खाली गई रातों को किसी राहगीर से मांग कर भरने का सुख चाहिए। अपनी खाली गई रातों को किसी राहगीर से मांग कर भरने का सुख चाहिए। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से दबाकर ले जाती है, बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से दबाकर ले जाती है, उसे देख जुड़वा बच्चों की मां बनना चाहती है मेरी स्त्री। बस कोई ना पूछे बच्चों के पिता का नाम। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से दबाकर ले जाती है, उसे देख जुड़वा बच्चों की मां बनना चाहती है मेरी स्त्री। बस कोई ना पूछे बच्चे के पिता का नाम। साक्षी, क्या अनामिका जी से अभी हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं? अनामिका जी का वो एग्जिट हो गया है तो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो तब तक एक दफा फिर झेल लिया जाए मुझे जब तक वो आ रही है। अब तो किसी और कह भी नहीं सकते कि आप सुनिए। तो एक ने कहा था मरी हुई बहुएं, तो उसे ही पढ़ लेते हैं। शीर्षक है मरी हुई बहुएं। आइए सुनाती हूं कुछ किस्से मरी हुई बहुओं के। सुनाऊंगी इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं ऐसे ही किस्से आपके सामने भी होंगे। मैं चाहती हूं कि मेरे आपके सबके किस्सों की मरी हुई बहुएं एक हो जाएं।
मरते वक्त अकेली थी, चीख ना सकी होंगी। अब एकजुट हो चीखें, इतनी जोर से चीखें कि उनके हत्यारों के कानों से खून बह चले। तो हाजरीन सुने किस्सा 1। पहला किस्सा। 4 दिन की ब्याहता बहू, 4 माह का गर्भ। फूफीजाद भाई की हवस का शिकार। भली चंगी अस्पताल ले जाई गई, अस्पताल में मर गई। बताया गया पीलिया से मरी। गौर करेंगे कि 4 दिन की ब्याहता, 4 माह का गर्भ। असलियत क्या थी? फूफीजाद भाई के हवस का शिकार थी, अस्पताल ले जाई गई, अस्पताल में मर गई। बताया गया पीलिया था। किस्सा 2। एक वीरान से गांव में सर्दी की रात। कुएं में कंकड़ भी डालो तो आवाज गूंज जाए। एक भरी पूरी औरत, एक भरी अनामिका जी आ चुकी हैं, बस मैं उनको ऐड कर देती हूँ। ये अनामिका जी हमारे साथ हैं अभी। तो अब कविता तो मैं अपनी पूरी कर लेती हूँ अनामिका जी, क्योंकि आपने थोड़ा सा आने में देरी की, इसलिए मतलब आपने देरी नहीं की, हो नहीं पाया, माफी। हाँ, तो एक वीरान से गांव में सर्दी की रात, कुएं में कंकड़ भी डालो तो गूंज जाए। एक भरी पूरी औरत आधी रात के सन्नाटे में डाल दी गई कुएं में। आवाज आई आत्महत्या। किस्सा 3। पीट पीट कर मार डाली गई एक औरत, गुनाह पति की शराबखोरी पर सवाल। पूरे परिवार की एक मुंह गवाही, फांसी लगाकर मरी कलमुही। किस्सा 4। आधी रात अचानक घर में आग। आधी रात अचानक घर में आग। घर के साथ जल रही थी किसी बहू की देह। देह निर्वस्त्र, साड़ी मुंह में ठुसी हुई, टूटा हुआ हाथ और पसलियां टूटी हुई। घर में एकमात्र पुरुष ससुर। बताया गया आग लगाकर मर गई। किस्सा 5। लाश बाहर रखी गई एक और बहू की। नीला पड़ चुका शरीर, चेहरे पे हल्की खरोंचें, गले पर किसी मोटे कपड़े से कसने के निशान, मिट्टी का बना कच्चा घर। किसी भी सूरत फांसी के फंदे पर लटक कर मर जाना असंभव, मगर बताया गया सांप ने डस लिया। निशान गले पर फांसी के थे। बताया गया डसा सांप ने, फांसी लगाने की स्थिति नहीं थी घर में, लेकिन बहू मरी। किस्सा 6। दिन भर हंसती बोलती बहू को अचानक रात में गांव से शहर के अस्पताल ले जाते दिखाया गया। बहू जो दिन भर हंसती खेलती रही, अचानक आधी रात में गांव से शहर के अस्पताल ले जाते दिखाया गया। 2 घंटे के भीतर बहू मर गई। दाह संस्कार भी हो गया वहीं शहर में आनन फानन। कहा गया 2 घंटे के हैजे से जान चली गई। ये सभी बहुएं थी एक छोटे से गांव की। सब जितने किस्से मैं आपको बता रही हूं, ये सभी बहुएं थी एक छोटे से गांव की जो मरी महज चंद सालों के भीतर। इन सभी हत्याओं को ससुराली घर वालों ने आकस्मिक मृत्यु बताकर शोक जताया। गांव जवार वालों ने आत्महत्या मान बहुओं की निंदा की, कायर कहा। बस इतना ही किस्सा था इन मरी हुई बहुओं का। बहू बनकर आई, मशीन बंद, सास ससुर पति को खुश किया, अंत में जहर खा, आग लगा, बीमार हो मर गई। हो गया। तो चलिए, ये खत्म हुई मेरी कविता। अभी अनामिका जी फिर से है ना हमारे साथ हैं, तो हम अनामिका जी को फिर सुनना स्टार्ट करते हैं। अनामिका जी, यू कैन म्यूट। अनामिका जी का अभी म्यूट कर रखा है आपका। अनामिका जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो आपका माइक म्यूट है। हाँ, अभी ठीक है आप। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। इसका शीर्षक है वर्किंग विमेंस हॉस्टल। नई आई थी अभिरूपा वर्किंग विमेंस हॉस्टल में। फिर बॉस से हुई थी चकचुक, तमतमाई बैठी थी ढाबे की बेंच पर। परिचय जो पूछा किसी ने तो बोली तमक कर, भूल भुलैया हूँ पूरी की पूरी।
एक तरफ से खुलती हूँ तो मुड़ती हूँ 55 तरफ से। एक और आग से ढकी हूँ तो दूसरी ओर नीली बर्फ से। मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अपने ही खिलाफ बैठी पंचायत हूँ। आयतें कहती हैं अलग वर्ग है इसका, और वर्ग कहते हैं एक ठस आयत हूँ। अलग बात है मेरी, अलग जात है मेरी, फिर भी समझने के लायक हूँ। गायक हूँ महाशून्य का, शून्य से शून्य घटा शून्य बचा। पूछने वाली भी पछताई, कहां से कहां परिचय पूछा, यह तो पगलिया है पूरी। जहां जाने को जैसे मुड़ी, उसने कंधा पकड़ लिया। उसी तरह आवेग में बोली, पूछा है तो जान लो, उठकर कहां चल पड़ी। आकाश यूं धुला हुआ, एक दरीचा आधा खुला हुआ, एक परिंदा पंख धीरे जो उठा रहा है और दूसरा पंख संशय से खुजा रहा है। माफ नहीं करने की सुविधा हूं, माफ कर देने के 1 मिनट पहले की दुविधा हूं। क्या जाने क्या होने वाला है, मन ही आफत का परकाला है। रोज सुबह आ जाता है फोन माँ का, बिटिया तुझे कोई काहे पसंद नहीं आता। इतने रिश्ते भेजे सबको नकारा, कोई तो चाहिए सबको सहारा। वर्किंग विमेन्स, अब कैसे समझाऊं अब माँ को। वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की हम सब औरतें ढूंढती ही रह गई कोई ऐसा, जिसे देख मन में जगे प्रेम का हौसला। लोग मिले पर कैसे कैसे, वफादार नहीं, ज्ञानी नहीं पंडिताऊ, वफादार नहीं दुम हिलाऊ, साहसी नहीं केवल झगड़ालू, दृढ़ प्रतिज्ञ कहां सिर्फ जिद्दी, भीतर से पिद्दी, प्रभावी नहीं सिर्फ हावी, दोस्त नहीं मालिक, सामाजिक नहीं सिर्फ एकांत भीरू, धार्मिक नहीं केवल कट्टर, कट कटा कर हरदम पड़ जाते जो अपने सब प्रतिपक्षियों पर। प्रतिपक्षी जो आखिर पक्षी ही थे, उनसे ही थे उनके नुचे हुए पंख और चोंच घायल। ऐसों से क्या खाकर करते हम प्यार, रोज जिन्हें माफ करना होता जुगत भिड़ाकर 7 बार। सो अपनी वरमाला अपनी ही चोटी में गूंथी और कहा खुद से, एको अहम बहुश्याम। वो देखो ढाबे में प्याले ढोता अपना नन्हा घनश्याम, उसको ही गोद लिया है वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की हम सब लड़कियों ने। आत्मा की कोख भी एक होती है ना। तो आओ धारण करें एक नई सृष्टि की हम कल्पना, जहां ज्ञान संज्ञान हुआ करे, साहस सद्भावना। ऐसी नौटंकी पर कौन नहीं हंस पड़ता। एक कौंध में हो गई दोस्ती अनजान लड़की से अभिरूपा की, और दोनों मिलकर हंस पड़ी। वर्किंग विमेन्स हॉस्टल गेट का वह बूढ़ा बरगद भी हंसने लगा। गम एक साथ चटक गए फूल कई गमलों में, और 7 सुग्गे उड़े, जैसे कि हो 7 अक्षर आमीन, ऐसा ही हो। इस कविता का शीर्षक है नाखून। मेरा अकेलापन मेरे नाखून की तरह बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें हंस रही थीं। खुद से चुटकी लेने की हिम्मत दमक रही थी उसकी आंखों में। चुटकी का उत्तर तो चुटकी ही होता है स्त्री भाषा में। तो मैं बोली मुस्कुराकर, जो अपने बेडौल नाखून जांचने की हिम्मत रखती है, वह जल्द ही उनको तराशना भी सीख लेती है। सीख लेती है रहना चौकस, कि मैल बैठे नहीं नाखून के गस्सों में। इतने नोकेले तो हो उसके नाखून के काट सके फूलदार क्यालियां कच्चे मैदे पर गुजिया के किनारे किनारे।
और अगर कभी गांठ पड़ जाए मन में या जार-बंद में, तो नाखून की उकित भिड़ा खोल ले गांठें। झुग्गी के बच्चों के उलझे बालों से चमकुल चुन ले और जुएं। इतने पैने तो होने ही चाहिए नाखून, या इतने पैने कि अन्यायियों का मुंह नोच सकने की वक़्त रखें। हिम्मत रखें नोचने की, पर नोचे नहीं पिता कर हर एक बात पर। संतुलन ही तो है बीज शब्द सौंदर्य का, जानती हैं वे, तभी तो वे अतिरेकों से बाज आती हैं, और मजे में इन नाखूनों से लेपती हुई धागे पर मंजा छत पर कनकौवे उड़ाती हैं, वो काटा। इसी तरह वे काटती जाती हैं फंदे, खोलती जाती हैं गिरहें मन की और जीवन की। अंतिम कविता है रूसी औरतें। हमारी तरफ रूठ जाने को कहते हैं रूस जाना। कोप भवन से सीधा रूस चला जाता है रास्ता। मैं बचपन में सोचती थी अक्सर, वाचनालय में भर भर गाड़ी आती रूसी पत्रिकाएं, अद्भुत कलेवर में आते अनुवाद। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से ही तो घर आए थे चेखव और तोल्स्टॉय। औरतों की छोटी सी दुनिया धरती जैसी प्रशस्त कर देने, भर देने मन में बेख्वाब सुनहरे खुबानियों के जंगल के और विश्व मंडल के। दुनिया से रूठी, अन्यायों से टूटी सब औरतें दुनिया की गुप्त इन किताबी सुरंगों से कहां निकल गईं, इसका इतिहास है गवाह। कहीं तो पहुंचती ही है हरदम बेकस की आह। कैकेयी का होगा, सचमुच की औरतों का तो नहीं होता कोप भवन, जहां काम धाम छोड़कर केश वेश फैला कर लेट सकें, इस मादक इंतजार में कि आएंगे उनके प्रियवर मनाने। कहीं कोई मनाने नहीं आता, फिर एक दिन एक भूकंप घटता है भीतर। कपड़े पछीटती हुई, बर्तन धोती हुई वे रूस जाती हैं दुनिया से। बाहर की दुनिया में किसी को कहीं कुछ पता भी नहीं चलता, चलते रहते हैं सब काम काज घर के। भीतर स्वयंवर रच जाता है उनका किताबों से, जिससे कि बंधे हुए पांवों में उग आते हैं डैने। दूर देश उड़ते हुए मैना उड़ जाती है बहुत दूर, रह जाते हैं पिंजड़े चौखट पर टंगे हुए। धन्यवाद। अनामिका जी, जी चुटपुटिया बटन सुनने की डिमांड आई है। जनता आपसे सुनना चाह रही है वो कविता। पहले भी एक दो लोगों ने कहा था और अभी फिर और आ रहा है, तो अगर सुना ले तो अच्छा होगा। मेरा भाई मुझे समझा कर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन रात के अंगरखे में टके हुए। मेरी तरफ टिच बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, क्योंकि मेरी तरफ के लोग खुद भी थे चुटपुटिया बटन की तरह चुट से पुट बचकर सट जाने वाले। इस शहर में लेकिन चिटपुटिया नजर ही, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है ये, इस शहर में लेकिन चिटपुटिया नजर ही नहीं आते। सतपुतिया झिगुनी की तरह एक सिरे से गायब है चुटपुटिया जन और बटन। दर्जी भी ब्लाउज में भी दर्जी देता है टांक, यहाँ हुक ही हुक। हर हुक के आगे विराजमान होता है फंदा। फंदे में फंसे हुए आपस में कितना सटेंगे, कितना भी कीजिए जतन, चुट से पुट नहीं बजेंगे। कुछ ऐसा। बीच का हिस्सा कुछ भूल गई मैं। तो अनुपम जी, माइक ऑन हुआ? पूनम जी,
अनुपम जी आपको मुझे लगता है आवाज कि अनामिका मैम से एकाध कविताएं और सुननी चाहिए हमें, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, एक आध कविताएं तो अनामिका जी से भी और बनती हैं, लेकिन अनामिका अनामिका जी का फिर कैमरे, काफी हाँ अनामिका जी एक आध कविताएं तो और मतलब सुनना दे तो अच्छा हो। बीच में जो धारा टूट गई थी उसका वो आ जाना, उसका आ जाना। थोड़ा सा लय में आ जाए। तो आप इंतजार करें श्रोतागण, अनामिका जी अपने पिटारे से कुछ खूबसूरत सा निकाल रही होंगी, जल्दी ही आपके सामने आएगा। अनामिका जी आपका फिर से आवाज चला गया है, वॉइस नहीं है। स्टिल नॉट ऑडिबल। क्या किसी को और को चलो सुनाई अब दे तो रहा है? अनामिका जी सुनाई नहीं दे रहा, आप ईयरफोन निकाल दें, प्लग आउट ईयरफोन्स। अब कोशिश करें। हाँ ना, ओके। दरवाजा कविता, हाँ आवाज आ जाए सर। अनामिका जी कविताएं और सुना रही हैं, लेकिन उधर से कुछ ऑडियो में मसला आ रहा है। आगे किधर ट्राई कर रहे हैं। नहीं। हाँ करती हूँ मैडम। मदन जी अभी अनामिका जी की तरफ से, अनामिका जी एग्जिट करके वापस शायद आ रही हैं, तो हमें वेट कर लेना चाहिए। तो बाकी साथी तब तक एक आध कोई कविता सुना दें जब तक अनामिका जी आ रही हैं। मुझे लगता है वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर से आएंगे, फिर से हम सुनाते रहेंगे और हमें वेट करना पड़ेगा। हम्म, या कोई छोटी कविता कोई सुना सकता है। बिल्कुल अविनाश जी, ऐसा कतई नहीं है। कम से कम कवित्रियां बोल रही हैं, आप ये सोचे समय देखकर। हाँ हाँ, आ गई अनामिका जी, आ गई। लेकिन अभी सुनाइए, उन्होंने आवाज माइक और कैमरा अलाउ नहीं किया। देशभक्त कौन? आनंद आई, आवाज आवाज जी आई। जी जी बिल्कुल आ जी। गई। हाँ हाँ, आ गई आ गई।
तो अनामिका जी फिर से हमारे साथ हैं, स्वागत करें उनका और खुश हो जाएं जो भी उनका इंतजार कर रहे थे। कल्पना करो एबीसी एक त्रिभुज है। ये ज्यामिति की क्लास से ये। वैसे तो वक्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का, फिर भी मुझे कल्पना करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मैं कहीं की हूँ और किसी की हूँ। कोई एक तो है इस दुनिया में जो मुझको जानता है ठीक से। साथ साथ चलते हुए, खुद को बदलते हुए हम एक दुनिया बसाएंगे ऐसी, हवा जहाँ तितली कदमों से उड़ेगी, पानी नहीं होगा रक्त रंजित, रलमल मौजों में हरदम दरिया बहेगा, आग धमनियों में बहेगी, पर मीठी कुछ ऐसी के पक सके उस पर धीरे धीरे शकरकंद। माटी से गंध उठेगी, हल्की बारिश के तुरंत बाद वाली। कहीं कोई धुआं नहीं होगा, न आकाश में नहीं रिश्तों में। साझी होगी धरती, सब कुछ सबका होगा। तू मैं, तेरा मेरा की झिकझिक नहीं होगी। ज्यामिति की कक्षा में सविता मैडम कहती थी, कल्पना करो एबीसी एक त्रिभुज है। यह बात घर कर गई मेरे मन में, कुछ ऐसे कि जिंदगी भर मैंने सिर्फ कल्पना ही की। कल्पना की एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के एक छोर पर घर है, एक छोर पर दुनिया, तीसरे पर एक जंगल है, एक इस त्रिभुज के बीचों बीच में कोई है। शायद वही जानता हो मुझे ठीक से, पर उसकी सूरत दिखाई नहीं देती। बहुत बरस कोशिश की, नहीं दिखती थी कोई सूरत, नहीं है दिखी। फिर मैंने वहां एक पेड़ बो दिया। ठीक ठाक पेड़ भी नहीं, एक आम कलमी। बोया कलम एक उस पेड़ का जिससे मेरी बुआ की बुआ की बुआ की शादी हुई थी। घर में कन्या थी, पर इस कन्यादान की दक्षिणा बराबर पैसे नहीं थे। नारायण रूप में यही पेड़ वरा गया। बाकी सब कूच कर गए, लेकिन यह टिका रहा खास कासा बयान का के धैर्य से। 4 पीढ़ियों की कन्याओं के वानप्रस्थ का यही साक्षी रहा। जब मेरे भी बालों में उभरी चांदी, मैंने इसी पेड़ से एक जिज्ञासा की। हे पेड़ बाबा, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या। हा रहे हैं मेरे सीने में मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। क्या मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई? वैसे कई योजनाएं हैं जिनसे कि दुनिया समझ सकती थी, प्राणपण से आजमाई थी मैंने वे सब योजनाएं, और लोग भी आजमाए थे जो दुनिया से नफरत, हिकारत, जहालत मिटा सकते थे। आदमी से आदमी की तरह पेश आ सकते थे, बांट सकते थे बराबर अवसर और संसाधन। जिस भाव से उनको घर में सिखाया गया होगा अलग अलग भाषाओं में, जैसे मुझे बज्जी संघ की बज्जिका में 5 चोट खाई गंगा नहाई। पूर्वज मेरे किसान रहे थे, जो बोया वो काटा कातर वे समझते होंगे। इसीलिए हरदम ताकीद करते रहे जिन कहावतों में करती है मेरी परिचर्या, इस घने जंगल में वे ही कहावतें। जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदिनी मेरी हताहत शिराओं में और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दर्द, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है इन कंधों पर, और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय में एक सा। हे पेड़ बाबा बताइए,
कैसे समझे कोई कौन सगा। उस पुरातन पेड़ से मैंने हर बात पूछी, जिसके बारे में कहते हैं कि वह भी एक कलम था। उस पेड़ का जिसके नीचे कुरुक्षेत्र में बिछी थी भीष्म पितामह की शरशैया। यह महाभारत का साक्षी रहा था, सो अब भी उसकी भाषा बोलता था। खसखसाती सी निकलती थी आवाज पत्तों से जब भी पछिया तेज बहती और गुमचोटे उभर आती जोड़ों में। मेरे इस विकट प्रश्न पर कुछ देर तो पुरातन पेड़ मौन ही रहा। फिर तेज आंधी की आवाज में कुछ सूखे पत्ते बिखेरता हुआ बोला, सगा तो वही जो कि कुछ सगा तो वही जो कि बड़े बोल कभी नहीं बोला, पर साथ बना रहा। मंथर गति से चलता, आगे बढ़ता, जैसे युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। मैंने बहुत गौर से उसको देखा। अच्छा तो यही था जिसको मैं ढूंढ रही थी। शायद मैं ही अपनी बुआ की बुआ थी, जिससे कि इसकी भावर पड़ी थी। लॉर्ड बेंटिंग के शासन काल में जब सती प्रथा मिटी थी, प्रकट तौर पर तो यह चल नहीं रहा था, पर बढ़ रहा था वह लगातार ऊंचा। ताप संताप झेलता इस विषाक्त धरा का ऊर्ध्वमुखी बढ़ ही रहा था, जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। तब से उसकी छां में बैठी मैं मस्त हूँ। आखिर मंजिल मिल गई मुझको, पर फिर भी मैं कल्पना कर रही हूँ कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसके बीचों बीच बहुत पुरातन काल की एक हरी भरी धरती है। मैं हूँ और वो है जंगल में मंगल है। अनामिका जी, मदन जी ने दरवाजा कविता सुनाने के लिए कहा है, अगर उपलब्ध हो तो, आपको याद हो मैं तो। एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि अनवरत चलता ही रहता है कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की कुछ हस्ती पर। धन्यवाद। शुक्रिया अनामिका जी। तो अगर हमारे श्रोताओं को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कविताओं के बारे में या कुछ और, तो पूछा जा सकता है। और आनंद आनंद तब से कह रहा है कि देशद्रोही कविता सुनाइए। चाहते क्या हो भाई, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाओ, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देशद्रोही कविता सुननी है। बेजगह अनामिका जी की कविता, बेजगह किसकी कविता? अविनाश जी। चले तो किसी ने कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल है? नहीं है? चलो, आनंद कह रहे तो सुनाई देते, वैसे मेरा खुद भी मन है उसको सुनाने का। तो एक दफा फिर से कर रहे बालक। तो असम देशद्रोही, कश्मीर देशद्रोही। असम देशद्रोही, कश्मीर देशद्रोही, वाम देशद्रोही, सरेआम देशद्रोही। फूले अंबेडकर, बिरसा देशद्रोही, दलित, स्त्री, मुसलमान देशद्रोही। लेखक, कवि, पाठक देशद्रोही, छात्र, मास्टर और डॉक्टर भी देशद्रोही। अब आप ध्यान रखें कि कौन मास्टर कौन डॉक्टर। एएमयू, जामिया, जेएनयू देशद्रोही। रोहित, सफूरा, नजीब देशद्रोही। रोहित, सफूरा, नजीब देशद्रोही
सारा देश ही कमबख्त अजीब देशद्रोही। तो देशभक्त कौन? अब देशभक्त कौन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिली हूँ सारे देशद्रोही थे, सारा देश ही देशद्रोही हुआ है। तो हाँ, मैंने बता दिया अनामिका जी को। अनामिका जी बेजगह कविता के लिए अविनाश कह रहे हैं, अगर याद हो तो। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं हो रहते केश औरतें और नाखून, अन्वय करते थे किसी देश किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला था, राधा था नापता, राम आ बताशा था, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है वैसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कटे हुए नाखूनों कंघी में फंसकर बाहर आए केशों से एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे दर छूटे छूट गए लोग बाहर, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे। छूटती गई जगहें परंपरा से छूटकर अब यह लगता है किसी बड़े क्लास 6 से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिपकी छोटी सी पंक्ति है। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग, सारे संदर्भों के मुश्किल से उड़कर मैं बैठी हूँ, ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभावी। शुक्रिया अनामिका जी। और एक सवाल, कविता पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है या नहीं? हिमांशु जी। कविता राजनीति तो है नहीं, है ना? कविता कविता है, तो उस पर कोरोना का प्रभाव पड़ा है या नहीं? खैर, हाँ, और सबसे पहले श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और समकालीन जनमत का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपनी 3 फेवरेट लोगों के साथ बैठ करके कविता पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सभी का धन्यवाद। अनामिका जी, इतनी सुंदर कविताएं और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। अनुपम जी, आपकी कविताएं सुनने के बाद तो थोड़ी देर के लिए मेरे मन में तो चुप रहूँ, आपने उसके तुरंत बाद, मतलब होता ना कि कविताओं को एंजॉय भी नहीं करने दिया मुझे, तुरंत कहा कि अब तुम अपनी पढ़ो। मतलब ये आपने नाइंसाफी करी मेरे साथ, इसका बदला लिया जाएगा आपसे। और पूनम जी, आपकी कविताओं हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। और पूनम जी का भी बहुत शुक्रिया। आपकी कविताएं, नमक वाली कविता तो शानदार थी। खैर, सभी शानदार थी, लेकिन होता है कि जो जहन में अब तक कितनी कविताएं सुनने के बाद भी अब तक कहीं ना कहीं चल रही है। तो सभी श्रोताओं का शुक्रिया, सभी वक्ताओं का शुक्रिया, समकालीन जनमत का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, और जो भी लोग हमें हम सबका भी शुक्रिया। चलिए, तो ये कार्यक्रम आज कहीं पर समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे किसी अगले स्ट्रीम के साथ। शुक्रिया।